जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में जो दृश्य तीसरा है आज उसे करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के लेक्चर को आपने प्लेलिस्ट अपडेट किया गया है, क्रम से सुनते रहिए। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है सामने यवन सेना खड़ी और पर्वतेश्वर लड़ने के लिए आगे तैयार है। बाकी अलग अलग वेश में, चाहे वो कल्याणी हो, अलका हो, चंद्रगुप्त हो, चाणक्य हो, सभी मैदान में आए हुए हैं। अब युद्ध क्षेत्र है और सैनिकों के साथ कौन है? पर्वतेश्वर खड़ा है। पर्वतेश्वर जो है वो कहता है कि सेनापति भूल हुई। सेनापति कहता है हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। तो पर्वतेश्वर कहता है कि सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु। पर्वतेश्वर का कहना है सेनापति से कि युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक तो तय है। सेनापति कहता है महाराज, सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड़गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर ने नहीं संभाल पाया। पर्वतेश्वर कहता है प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, मेरा रण गज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा, चलो। इतने में सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी कहती है चंद्रगुप्त से कि तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बना ले तो चंद्रगुप्त कहता है बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारूण द्वेष से सब झगड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना ये तो बहुत ही अनोखी बात है। कल्याणी कहती है केवल तुम्हें देखने के लिए, मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूं। चंद्रगुप्त कहता है परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी कहती चंद्रगुप्त कहता राजकुमारी समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल दैव ने मेघमाला का सृजन किया है, रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भयानक हो रहा है। कल्याणी कहती है तो मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहो वैसे करो। तो चंद्रगुप्त कहता है पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी, पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी कहती है चलो। इतने में मेघों की गड़गड़ाहट दोनों ओर से होती है, एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश युद्ध होता है। सेल्यूकस पर्वतेश्वर को कहता अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर कहता यवन सावधान, बचाओ अपने को। और तुमुल युद्ध घायल होकर सेल्यूकस का हट जाना, पीछे हट जाता है। पर्वतेश्वर जो है सेनापति को कहता है कि देखो उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता उसको बिल्कुल नहीं है। उन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं, बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरत हो, रक्त के नाले धमनियों से बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं है, यानी धर्म के युद्ध में हम प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी नहीं, ऐसा पर्वतेश्वर कहलाता है। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी की स्तन की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो, कहो कि मरने का क्षण एक ही है, जाओ। तो सेनापति प्रस्थान करता है और सिंहरण और अलका का वहां पे प्रवेश होता है। सिंहरण कहता महाराज यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। तो पर्वतेश्वर कहता तुम कौन हो युवक? तो सिंहरण कहता एक मालव। पर्वतेश्वर कहता है मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव, खड़ग क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, यानी तलवारों की लीला देखनी है तो खड़े रहो, डर लगता हो तो तुम पहाड़ी पे जाओ। तो सिंहरण कहता है महाराज यवनों का एक दल वहां आ रहा है। पर्वतेश्वर कहता आने दो, तुम हट जाओ। इतने में सेल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश होता है। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा होती है, यानी सेल्यूकस और फिलिप्स आता है और पर्वतेश्वर जो है युद्ध में लड़खड़ा कर गिरने लगता है। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिकों के साथ वहां पे पहुंचना होता है। दूसरी ओर से सिकंदर का आना, युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा होती कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए। चंद्रगुप्त कहता है युद्ध होगा। सिकंदर कहता कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता हाँ देवपुत्र। सिकंदर कहता है किससे युद्ध? मुमूर्ष घायल पर्वतेश्वर से, वीर पर्वतेश्वर से। कदाप भी नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है।
यानी वो बहुत ही प्रभावित होता है। जो अड़ीग होकर परवेतेश्वर जो है क्या नाम है उसके, सिकंदर के सामने खड़ा रहता है। तो सिकंदर को लगता है कि कम से कम कोई तो रक्षक है अपने देश का जो सामने खड़ा, आम्भीक जैसे एक तरीके से चाटुकार तो नहीं है। तो बहुत ही प्रभावित होता है और सोचता है जब कोई घायल व्यक्ति तो उसको हम मारेंगे तो नहीं मारेंगे। वो कहता है कि होमर की कविता में मैंने पढ़ी थी, जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यह प्रत्यक्ष मैंने देख लिया। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो पर्वतेश्वर जो है कहता है रक्त पोंछते हुए, जैसे एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है सिकंदर। सिकंदर कहता है मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ, विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं रह नहीं सकता। धन्य आर्यवीर। पर्वतेश्वर कहता है मैं तुमसे युद्ध ना करके मैत्री भी कर सकता हूँ। तो चंद्रगुप्त कहता है पंचनंद नरेश यानी पर्वतेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में, युद्ध होने दीजिए। यानी वो कहते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, आप तो पहले खड़े थे ना यवनों से लड़ने के लिए, अब क्या हुआ, आप उनके साथ मिलने क्यों जा रहे हैं? तो कल्याणी कहती है इन थोड़े से अर्ध जीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए आप। पर्वतेश्वर कहता नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया है, अब सिकंदर चाहे हटे। तो सिकंदर कहता कदाप भी नहीं। कल्याणी सिर जो धारण की थी शिरस्त्राण उसको फेंक कर, जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा नहीं कर पाई, बहुत निराशा हुई। पर्वतेश्वर कहता तुम कौन हो? क्योंकि देखिए कल्याणी क्यों आई थी, पर्वतेश्वर की रक्षा करके, उसको वही ना कि जब वो सिरेबल गिरेगा तो उसकी रक्षा करूंगी, और जो हमारा रोष है कि एक समय हमारे विवाह को प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया था वृषल जो है क्षुद्र कह के, उसको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्षुद्र नहीं, कितनी मतलब कि हम लोग भी कितने ताकतवर हैं। उसे गुस्सा आया। तो चंद्रगुप्त कहता है ये मगध की राजकुमारी कल्याणी देवी है। पर्वतेश्वर कहता ओह पराजय, निष्कृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान होता है। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका जो है घायल सिंहड़ को उठाना चाहती है कि आंभिक आकर दोनों को बंदी कर लेता है, यानी सिंहड़ को और अलका को, यानी अपने बहन को भी कर लेता है। पर्वतेश्वर कहता है ये क्या? आंभिक कहता है इनको अभी बंदी बना रखना जरूरी है। पर्वतेश्वर कहता है तो वे लोग मेरे यहाँ रहेंगे, यानी बंदी भी बनाओगे तो मेरे यहाँ रहेंगे। तो पंचरथ नरेश की जैसी इच्छा हो, ऐसा सिकंदर कहता है। अब जो है चौथा जो दृश्य है यहाँ पे, वो बंदी गृह में घायल सिंहड़ और अलका को पर्वतेश्वर के यहाँ रखा गया है। ये दृश्य शुरू होता है दूसरे अंक का चौथा दृश्य। नहीं, चौथे दृश्य में है कि मालो में जो है सिंहड़ के उद्यान का एक अंश दिखाया गया है। मालो में जो सिंहड़ है उसके उद्यान का एक अंश। यहाँ पे जो मालविका है, मालविका जो है वो प्रवेश करती है। मालविका के बारे में हमने पहले भी बताया था कि ये कौन थी, सिंधु देश की कुमारी। तो मालविका जो प्रवेश करती है वो कहती है फूल हंसते हुए आते हैं और मकरंद गिरा मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं है, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए है। विचारती हुई, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा हुआ है। उनमें से एक को तो देखते ही डर लगता है। लो वो युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। इंद्रजाली के वेश में चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त कहता मालविका, तो मालविका कहती क्या आ गया है? चंद्रगुप्त कहता है कि तुम्हारे नाग केसर की क्यारी कैसी है? मालविका कहती हरी भरी। चंद्रगुप्त कहता है आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका कहती खेल तो नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और न कुछ अभिनय करके चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने से बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त कहते मालविका तुमको कुछ गाना आता है? तो मालविका कहती आता तो है, परंतु चंद्रगुप्त कहते परंतु क्या? तो मालविका कहती युद्ध काल है ना, देश में रण चर्चा छेड़ी हुई है, आजकल तो मालो स्थान में कोई गाता बजाता बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रगुप्त कहते हैं रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान जो है अगर वो सुन ली जाए तो कोई हानि नहीं है मालविका, न जाने क्यों आज ऐसी कामना जान पड़ी है। तो मालविका कहती है अच्छा सुनिए। इतने में जो अचानक जो चाणक्य हैं उनके गुरुदेव, उनका प्रवेश होता है। चाणक्य कहते हैं कि छोकरियों से बातें करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर भी घूमकर देख आया हूँ। चाणक्य कहते हैं तो क्या देखा तुमने वहां? चंद्रगुप्त कहते हैं
समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा है। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुधर्ष कोई रणकुशल योद्धा शत्रु तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया है और एक प्रकार का विद्रोह सा फैल गया है। तो चाणक्य कहते हैं, हाँ तब क्या हुआ? तो कहते हैं, कुछ नहीं, कैलाशनीज के अनुयायियों ने क्या कहा? चंद्रगुप्त कहते हैं, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकृत कर दिया है, मना कर दिया है और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए राबी के जलमार्गों से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं रही है। तो चाणक्य कहते हैं, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? तो चंद्रगुप्त कहते हैं, वे भी प्रस्तुत है। मेरी इच्छा है कि इस जगत विजेता को ढूंढ करने वालों को एक पाठ पराजय का पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंहगढ़ का होना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, अच्छा देखा जाएगा। संभवतः स्कंदावार में जो मालो है, मालों की युक्ति परिपक्व होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालों को मिलाने का पूरा प्रयास तो हमने कर ही लिया है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि चलिए मैं अभी आया। चाणक्य वहां से जाते हैं। मालविका जो है, ये खेल तो बड़ा भयानक होगा मगध का। चंद्रगुप्त कहते हैं, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई है। इतने में एक सैनिक का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहते हैं, क्या है? सैनिक कहता है, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आ गया है? चंद्रगुप्त कहते हैं, विपाशा और शत्रुदु के बीच जहां अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखनी चाहिए। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस कर यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वो भी भयभीत हो। सिकंदर सैनिक कहता, अच्छा। राजकुमारी ने पूछा कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालों में ठहरने की नहीं है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर पाऊंगा। सैनिक कहता है, जैसी आज्ञा। चंद्रगुप्त कहते कुछ सोच कर कहते हैं, सैनिक। सैनिक फिर लौट जाता है। सैनिक कहते हैं, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त कहते हैं, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ नहीं ले जाए। यानी कि जो मगध की कल्याणी है, जो कि उनकी इच्छा है कि वो जाना चाहती है मगध, लेकिन वो कितनी भी उनकी इच्छा हो जाने की, लेकिन वो अपने साथ सेना न ले जाए। तो सैनिक कहता है, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। तो कहते हैं, नहीं। इतने में सैनिक चला जाता है। अब जो यहाँ पे मालविका है, मालों में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत है। इनकी युद्ध पिपासा बलवती है, फिर युद्ध। चंद्रगुप्त कहते हैं, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? तो कहती है, नहीं, मैं सिंध की रहने वाली हूँ। नहीं, सिंध देश की राजकुमारी है ना। तो कहती है, मैं सिंध की रहने वाली हूँ। अरे वहां युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की जरूरत नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं है। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त कहते हैं, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका कहती है, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देख लूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहगढ़ के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंहगढ़ बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगे? ते में प्रस्थान करते हैं। मालविका स्नेह से ही हृदय चिकना हो जाता है, परंतु विचलने का भय भी तो होता है। मालविका ही कहती है कि स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु विचलने का भी भय होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहगढ़ कब आते हैं। इतने में पट परिवर्तन, जो पर्दा होता है वो वहां पे बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये शुरू होता है जो पांचवा, इसमें बंदी गृह में घायल और सिंहगढ़ इनको रखा गया है। बंदी गृह में बना के, मतलब इनको घायल, क्या इन लोगों को बंदी बना लिया गया है। अलका जो है वो कहती है, अब तो चल फिर सकोगे? सिंहगढ़ कहता, हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका कहती, नहीं मालो, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी बहुत जरूरत है। सिंहगढ़ कहता है, क्या? अलका कहती है कि सिकंदर की सेना राबी पार हो रही है, पंचनद से संधि हो गई है, अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर यह संदेश सुना गया है। सिंहगढ़ कहता है, ये कैसे? अलका कहती है, छपड़क वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता हुआ आता, उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। सिंहगढ़ कहता है, तो क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका कहती है, हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं।
तो सिंहरण कहता है तब तो मालों पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका कहती है कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण उठकर तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। अलका परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण कहता है जिस तरह हो सके अलका मुझे पहुंचा दो वहां पे। तो अलका कहती है कुछ सोचने लगती है तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदी हूँ। सिंहरण कहता क्यों। अलका कहती आंभीक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है। आंभीक से जो है वो पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भागनी से आंभीक का ब्याह करा दिया है। परंतु आंभीक ने ये जानकर भी कि मैं यहाँ बंदी हूँ मुझे छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि मैं पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण कहता अलका तब क्या करना होगा। अलका कहती यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा पाऊं। सिंहरण कहता मैं। अलका मुझसे पूछती हो। अलका कहती है इसका दूसरा उपाय क्या है। सिंहरण कहता है मेरा सिर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणनी बनोगी। अच्छा होता कि इसके पहले मैं ही नहीं रह जाता। तो अलका कहती क्यों मालो, इसमें तुम्हारी क्या हानि है। सिंहरण कहता कठिन परीक्षा ना लो अलका, मैं बड़ा दुर्बल हूं। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग ना छोड़ने का प्रण किया है। अलका मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। सिंहरण और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दे दो। अलका हंसती हुई चिढ़ गए। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंहरण कहते ये भी कोई हंसी है। अलका बंदी जाओ सो रहे हैं, मैं आज्ञा देती हूँ। अलका सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालो भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना ही होगा। वो गाती है अलका कि प्रथम यवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चीन्हने का न तनिक था चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ना ली बेकाम। उड़ रही है हृदय पथ में धूला, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग्जल से छिड़काव, बनाऊं मैं या विचलन रहा। संभलते धीरे धीरे चलो इसी विष, तुमको लगे विलंब सफल हो जाओ कि सब साथ मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत वह चलेगा आंखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान रूप रत्नाकर भरा था। इतने में पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। सुंदरी अलका तुम कब तक यहाँ रहोगी। पर्वतेश्वर कहता है, तो अलका कहती है कि यह बंदी बनाने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। पर्वतेश्वर कहते तुम्हें कौन बंदी कहता है, ये तुम्हारा अन्याय है अलका। चलो सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका कहती नहीं पौरो, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य मानसिक कारावास भोगता है। पर्वतेश्वर कहता है इसका मतलब। अलका कहती है कोमल सया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का तो प्रलोभन है। पर्वतेश्वर कहता है व्यग्र ना करो अलका, पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु दैव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए। अलका कहती है मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत ना होगी। हम लोग जो आपके लिए देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत है, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके बंदी बन गए। पर्वतेश्वर कहता बंदी कैसे। अलका बंदी नहीं तो और क्या। सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ, आज तक वो क्यों रोका गया। पंचनंद नरेश आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना। पर्वतेश्वर कौन कहता है सिंहरण बंदी है, उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ, यानी प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध किया जाता हूँ। अलका क्यों। पर्वतेश्वर क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते, यानी पर्वतेश्वर कहता है कि अलका के दो प्रेमी नहीं जी सकते। अलका महाराज यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। पर्वतेश्वर यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्रेम करोगी अलका, सच कहो। अलका कहती है तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। पर्वतेश्वर क्या प्रमाण चाहती हो अलका। अलका कहती है कि सिंहरण के देशों पर यवनों का आक्रमण होने वाला है।
वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक ना बने और सिंगरण अपनी मालों की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्वतेश्वर कहता मुझे स्वीकार है। अलका कहती है तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। पर्वतेश्वर कहता वो क्या? अलका कहती है यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनद नरेश या दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निगल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर कहता है कि सच कहती हो अलका? इच्छा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सिंगरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका, यानी सिंगरण के लिए रथ आएगा तो तुम्हारे लिए शिविका, देखो भूलना मत। चिंतित भाव से वो प्रस्थान करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरा अंक है जिसमें कुल 10 दृश्य हैं। अब ये दृश्य है छठा, जिसमें मालों के स्कंदावार में युद्ध परिषद है। और मालों की स्कंदावार में जो युद्ध परिषद है उसमें देवबल परिषद के सम्मुख में ये विज्ञप्ति उपस्थित रखता हूं कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालो क्षुद्रकों से हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गढ़ों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हो, उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। इतने में सिंहरण प्रवेश करता है परिषद में हर्ष के साथ। सब कहते हैं कुमार सिंहरण की जय हो। नागदत्त जो कि मगध एक साम्राज्य है, मगध जो है एक साम्राज्य है, लिच्छवी और ब्रिज गणतंत्र को कुचलने वाला मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है, मैं इसका विरोध करता हूं, ये नागदत्त कहता। तो सिंहरण कहता है मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूं, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने दिया है और साथ ही मैं संधि विग्राहक का भी कार्य करता हूं। पंचनद की परिस्थिति स्वयं देख आया हूं और मगध चंद्रगुप्त को भी भलीभांति जानता हूं। मैं चंद्रगुप्त के आदेश के अनुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूं और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापद के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गढ़मुख्य आचार्य चाणक्य व्यासपीठ पर आवे, तो व्यासपीठ पे आते हैं चाणक्य। व्यासपीठ से बैठ के वो कहते हैं कि उत्तरापद के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र और एक राज्य का प्रश्न यहाँ ये नहीं है, क्योंकि लिच्छवी और विजयों का उपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी ही पड़ती है, वहां सलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है, अतएव सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए। और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस काम को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर की यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का ये फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को नहीं करेगी। उसी के प्रयास से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उनका आगे बढ़ना असंभव हो गया है। परंतु सिकंदर की जो कूटनीति है प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वो अपनी विद्रोही सेना को स्थल मार्ग से लौटाने की आज्ञा देकर नौबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश जो है वो निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त का वरण करें कि यानी सेनापति का संचालन आप चंद्रगुप्त के हाथ में दे, तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिल पाएगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने सेनापति बनाया है। नागदत्त कहता है ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य कहता है प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना बहुत जरूरी है, साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी होगी। प्रश्न शासन का नहीं युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों के एकनिष्ठ होने की बात है। फिर तो मालव हो और क्षुद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ है और रहेंगे भी। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गढ़ राष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ जाए। नागदत्त कहता है समझ गए, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंहरण कहता अन्न पान और भैसज सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। किसको? मालविका को। गढ़मुखी कहते हैं उन लोगों की इच्छा पर है, अस्तु महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को ही वरण कर आज्ञा दी जाती है। संवेत जय घोष। तो इस तरीके से ये लोग जो है किसको कहते हैं कि किसके सेनापतित्व में संचालन होगा, तो सेनापति का संचालन जो है ये दे दिया जाता है किसको? चंद्रगुप्त जो है नरेश, उनको दे दिया जाता है। अब यहाँ पे पूरा जो है आपको पर्वतेश्वर का जो प्रसाद है महल वो दिखता है। अलका जो है यहाँ पे कहती है कि सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ, आज इसका कुछ निपटारा तो करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर
तारों से भरी हुई काली रजनी की नीला आकाश आकाश में जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा हो, इतने में पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर कहता, अलका बड़ी दुविधा है। अलका कहती, क्यों पौरव? पर्वतेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूं कि मालव युद्ध में मैं भाग ना लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो कहता है। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका कहती अन्वयस्क भाव से, हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर, तुम क्या कहती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर, बतलाओ मैं क्या करूं? अलका कहती, जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर बेड़ी, फूलों से गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर बेड़ी। आहा। पर्वतेश्वर कहता है, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? पर्वतेश्वर कहता है, तू गाना गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ना रही कोमल धूल, कादम्बनी उठी या ढकने वाली दूर जलधि के कुल। समय बेहक की कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारी के बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें कौन, नादान रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। पर्वतेश्वर कहता, अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया है? अलका कह रही, तो मैं गा तो कर रही हूँ। पर्वतेश्वर कहता, परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूं? अलका कह रही, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर कह रहा, बड़ी विडंबना है। अलका कहती है, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर कहता है, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोही को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका कहती है मन में, मैं चलूं? निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। तो प्रकट करती है, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? तो पर्वतेश्वर का यहाँ पे प्रस्थान होता है और अलका ये सोचती है कि अब वहां पे जाएंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, निकल लेंगे। अब देखिए आगे की, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका है और चंद्रगुप्त है, नदी में दूर पर कुछ नावें हैं। तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।